Good morning everyone and welcome to the class. We are going to start the revision of a new chapter in history, and the name of the chapter is What Books and Burials Tell Us. This chapter is all about books and burials, the informations which we get from the books and the informations which we get from the burials about the ancient time, how the life was in the ancient time. There are various sources to know about the life of the ancient time, and one of the most important sources is book and the other is burial. So this chapter deals with these two books and burials. Okay, so first of all we will see the oldest books which are which we have is Vedas. Okay, जो oldest book है वो Vedas है, और ये जो Vedas हैं जिनको हम हिंदी में वेद कहते हैं, this is called वेद. ठीक है, ये Vedas जो हैं they are 4 in number. Okay, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदा जो हैं ये हमारे होते हैं. ठीक है, these are the 4 Vedas: ऋग्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा and अथर्व. So these are the 4 Vedas which are there in our ancient time, जो कि ancient time की जो books हैं उनका ये नाम है. अब इन सारे वेदास में जो oldest वेदा है वो कौन सा है? It is ऋग्वेदा. This is the oldest वेदा. Okay, और इस वेदा का जो डेट है, जो पीरियड है वो कब का है? It is about 3500 years ago. ठीक है, आज से 3500 साल पहले की ये बुक है, यानी कि 3500 years ago. इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें 2000 में से 3500 माइनस करना है. तो जब हम 2000 में से 3500 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1500 BC माइनस 1500, है ना. 2000 में से हमने 3500 को माइनस किया तो वी विल गेट माइनस 1500, एंड दिस माइनस विल बी डिनोटेड एज BC, बिफोर क्राइस्ट एरा में हम जा रहे हैं, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में, है ना. तो ये हो गया हमारा माइनस वाला पार्ट. ओके, तो ये हो गया जबकि ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा को लिखा गया था. ठीक है, अब ऋग्वेदा में 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स हैं, और इन हाइम्स को क्या कहते हैं? इन्हीं को हम सूक्ता कहते हैं. ठीक है, देयर आर मोर देन 1000 हाइम्स. हाइम्स क्या होता है? जैसे जिसको मंत्र कहते हैं. ठीक है, so we see there are more than 1000 hymns, and these hymns are called sukta. Sukta is a Hindi word. ठीक है, सूक्ता मतलब सुउक्ता, जो अच्छी चीज जो कही गई है. उक्ता मतलब बोलना. ठीक है, तो जो सु का मतलब अच्छा, तो अच्छी चीजें जो कही गई हैं. इसके लिए जो सूक्ता के लिए जो इंग्लिश वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज वेल सेड. ठीक है, इसको हम कहेंगे वेल सेड. तो ये जो हाइम्स हैं ये वेल सेड हैं, दे आर सूक्तास, एंड दे आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. जो हिंदुइज्म के अंदर जो वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनके प्रेज में ये सारे सूक्ति जो हैं ये कही गई हैं. ठीक है, और जो वेदों में हम देखते हैं 3 गॉड्स का वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है वेदास में.
ये 3 गॉड कौन से हैं? अग्नि है, इंद्रा है और सोमा है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर 3 गॉड्स का हमें मेंशन मिलता है। दीज आर अग्नि, सोम एंड इंद्र। अभी अग्नि, वी ऑल नो अग्नि, व्हाट इज अग्नि? अग्नि आग के लिए एक जो टर्म होता है दैट इज अग्नि। तो अग्नि जो है वो कौन है? द गॉड ऑफ फायर। अग्नि इज द गॉड ऑफ फायर। इंद्र कौन है? इंद्र इज अ वॉरियर गॉड। वॉरियर गॉड, जो गॉड फाइटिंग करते हैं अपने सिंहासन को बचाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इंद्र। अग्नि हुआ फायर के जो गॉड है, इंद्र हुए जो कि दिस वॉरियर गॉड है, एंड सोमा क्या है? सोमा इज एक प्लांट होता है। ठीक है, और इस प्लांट से एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है जिसको सोम रस कहा जाता है, दैट इज सोमा। तो ये 3 देव का, अग्निदेव, सोमदेव एंड इंद्रदेव, इन तीनों देवों का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें ऋग्वेदा में मिलता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ये जो हाइम्स हम कह रहे हैं कि मोर देन 1000 हाइम्स आर देयर, दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस, एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट गॉड, अग्नि, सोमा, इंद्रा। तो द क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड दीज हाइम्स? इन हाइम्स को किसने लिखा? तो दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। सेजेस कौन होते हैं? अगर हम हिंदुइज्म को देखें, क्योंकि वेदास जो है वो हिंदुइज्म से ही जुड़ा हुआ है, तो हिंदुइज्म में जो सेजेस होते हैं दे आर ऋषि। आपने जरूर इस तरह के सीरियल्स वगैरह में ऋषियों को देखा होगा, ऋषि मुनि जिनको हम कहते हैं। दे आर द पर्सन हु लेफ्ट देयर होम, है ना, and they spend the whole day, the whole night, the whole month, the whole year in meditation. ठीक है, बिल्कुल अकेले में होकर के वो मेडिटेशन करते हैं उस तरह, और तब उनको क्या होता है? दे आर द एनलाइटेंड पीपल। और इसी तरह के जो सेजेस और ऋषिज होते हैं वो उन्होंने ही इनको कंपोज किया, इन सारे वेदास को कंपोज करने वाले। और उसके बाद जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे जो ब्राह्मणास हैं, सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स थे, वो बच्चों को इन वेदास को पढ़ाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणास ने पढ़ाने का काम किया, ऋषि और मुनि जो थे उन्होंने कंपोज किया। ठीक है, तो जो ब्राह्मणास हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, रिसाइट कराते हैं, जो हाइम्स हैं वो उनको मेमोराइज कराते हैं, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ईच जो सिलेबल आता है वर्ड्स में उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, एवरीथिंग इज टॉट बाय द प्रीस्ट, और इट इज डन बाय टेकिंग utmost केयर, एकदम बहुत केयरफुली, कोई भी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हाइम्स के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस देम इन अ प्रॉपर मैनर। देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। तो ये जो प्रीस्ट होते हैं ये यही सिखाते हैं कि कैसे उसको ब्रेक कर करके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। अगर हम संस्कृत के वर्ड्स जो इन वेदास में यूज़ किए गए उनको देखेंगे तो दे आर वेरी बिगर वर्ड्स, तो कैसे उनको प्रोनाउंस करना है वो उनको सिखाया जाता था। और जो हम देखते हैं जो समय की सोसाइटी थी, वो सोसाइटी ऐसे थी कि जो ये हाइम्स थे वो ज़्यादातर जो जिनको हम कह रहे हैं कंपोज करते थे, ऋषि कंपोज करते थे, पढ़ाता था, ब्राह्मण पढ़ाता था, पंडित प्रीस्ट पढ़ाते थे, और पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे। लेकिन ये तीनों, चाहे वो कंपोज करने वाला हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, दे ऑल वर मैन ओनली। ठीक है, ज़्यादातर जो हाइम्स थे उनको कंपोज करने वाला, उनको पढ़ाने वाला, उनको पढ़ने वाला मेल मेंबर्स ही होते थे, बिकॉज सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था जो कि जेंडर इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं था। जो वुमेन थी दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर,
है ना, इंफीरियर कंसिडर किया जाता था। और इस कारण से मोस्टली जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कंपोज़र थे, जो टीचर थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो मेल ही होते थे। बट exceptions are also there. It's not like that exceptions are not there. There were women also who composed some of the hymns. ऐसी बात है, ऐसे भी कुछ evidences मिले हैं जिससे we come to the conclusion that women were also the composer of this hymns. Okay. And now what is the language of this ऋग वेदा? now we are talking only about ऋग वेदा. तो ऋग वेदा का लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज संस्कृत, बट दैट संस्कृत इज नॉट the Sanskrit which we study in present time. That Sanskrit is Vedic Sanskrit or older Sanskrit. वो संस्कृत का एक वेरिएशन है, संस्कृत का ओल्डेस्ट फॉर्म है। और ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म हमें नजर आता है जिसको हम वैदिक संस्कृत कह रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल। अभी जो स्कूल्स में आप संस्कृत पढ़ते हो और जो वैदिक संस्कृत जिसमें कि ये ऋग्वेदा लिखा गया, वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस है। ये नहीं आप अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, अभी पढ़ रहे हो, तो यू विल बी एबल टू रीड दिस ऋग्वेदा इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड नाउ वी विल सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज जो होते हैं ना, लैंग्वेज की भी एक फैमिली होती है, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, जस्ट लाइक दैट लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो अ फैमिली। अब हम क्या देखते हैं कि इस तरह की बहुत सारे फैमिलीज है, यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, द फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। ओके, जैसे कि अगर हम संस्कृत की अभी बात कर रहे थे जैसे, तो संस्कृत जो है ये एक पार्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का। इंडो यूरोपियन एक वन ऑफ द फैमिली ऑफ द लैंग्वेज है, और इसका एक पार्ट है दिस संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावे हम देखते हैं कि जैसे आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन लैंग्वेज फैमिली। ओके, तो ये जो लैंग्वेज फैमिली है, इसमें हमने एक लैंग्वेज फैमिली क्या देखा, इंडो यूरोपियन। अब ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है, इसका एक लैंग्वेज इसमें से कौन सी है लैंग्वेज है, दैट इज संस्कृत। And other than Sanskrit, there are many languages which are a part of this Indo-European language family, like English, German, French, Greek. ये जो यूरोपियन लैंग्वेज है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस इंडो यूरोपियन फैमिली। इसके अलावा कुछ इंडियन लैंग्वेज है, जैसे कि गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब भी इसी इंडो यूरोपियन फैमिली के मेंबर हैं। और कुछ एशियन लैंग्वेज जैसे पर्सियन है, वो भी इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का फैमिली है, इसी इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। तो ये हम देख रहे हैं कि कितना ये एक्सपैंडेड है। इसमें कुछ इंडियन लैंग्वेज भी है, कुछ एशियन लैंग्वेज भी है, कुछ इंडियन तो एशिया के अंदर ही आता है, तो इंडिया के अंदर के लैंग्वेजेस को छोड़ के लाइक पर्शियन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन, देन संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन, देन जो यूरोपियन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब का जो ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करे। आखिर क्यों, वाई दीज सच ए डाइवर्स लैंग्वेज? एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। हाउ कैन दे बिलोंग टू द सेम लैंग्वेज फैमिली? Yes, they belong to the same language family. Why? Because what we find that originally they had words in common. There are many words which are in common in all these languages. Just take the example of ma. This is ma in Hindi. अब
यही जो माँ है इसको देखेंगे हम क्या इंग्लिश में, ये क्या बन जाती है, मदर बन जाती है। और जब हम संस्कृत में इसको देखते हैं तो ये क्या बन जाती है, मातृ। दिस इज संस्कृत, है ना। तो क्या कुछ कॉमन can you observe some common element between these three languages, Hindi, English and Sanskrit? Yes, there is common. What is common? म, the sound of म, हर में देखेंगे हम म का साउंड आ रहा है, माँ हो चाहे मदर हो चाहे मातृ हो, म का साउंड हर जगह आ रहा है। तो this is the element which binds all these languages as one family, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज आप यू कैन ऑब्जर्व, यू कीप ऑब्जर्विंग, है ना। तो आप अपने से इस तरह की सिमिलैरिटीज, इस तरह की कॉमन एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। एंड देन वी सी कि उसके अलावा भी कुछ और भी फैमिलीज हैं, लाइक एक फैमिली है तिब्बतो बर्मन फैमिली, ओके। द सेकेंड फैमिली अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब ये तिब्बतो बर्मन फैमिली क्या हुआ, ये जो इसमें वो लैंग्वेज होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में बोले जाते हैं, ठीक है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं वो सारे तिब्बतो बर्मन के ही फैमिली का हिस्सा है। इसी तरह से एक और फैमिली है और वो है द्रविडियन फैमिली, द्रविड़। द्रविडियन फैमिली, ओके। तो ये जो द्रविडियन फैमिली है इसमें कौन आते हैं, द्रविड़ हमारे नीचे वाले जो साउथ के हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब जो है वो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, ओके। तो ये थर्ड फैमिली हुआ जिसमें कि हम देख रहे हैं कि साउथ वाले हो गए हमारे, ये फैमिली है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के हो गए। एक और फैमिली है और वो क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। दिस इज ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अभी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है इसमें कौन से आते हैं, इसमें जो आते हैं वो आते हैं हमारे जो झारखंड है, बिहार का जो पार्टीशन हुआ ना, पहले तो बिहार पूरा एक था, अब बिहार जो है वो दो पार्ट में बटा। तो जो झारखंड है 2001 में ये दो पार्ट में बटा था, तो झारखंड जो है वो हमारा क्या हुआ, वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसी तरह से सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इसी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती है। तो इस तरह से ये दिस इज योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना, लैंग्वेज के बारे में। जब हमने संस्कृत को डील करना शुरू किया तो हमने संस्कृत को के ओरिजिन को भी देखा कि वो कहाँ से आई है, उसकी फैमिली क्या है ना। किसी को पहचानने के लिए क्या हम देखते हैं, किसी से भी जब हम पहली बार मिलते हैं तो कैसे हमारे उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं। तो लैंग्वेज भी की भी फैमिली होती है, ओके। तो नाउ वी हैव completed this and now we again come back to our ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले चुकी है हमने कि किस तरह से ये जो बुक्स कौन कंपोज करते थे, कौन पढ़ाते थे, कौन पढ़ते थे, देन किस तरह से सोसाइटी में वुमेन को नहीं, कंपोजर भी नहीं थी, वो टीचर भी नहीं थी, स्टूडेंट्स भी नहीं थी, बट exceptions were there. Then we have also discussed the language of these ऋग्वेदा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जिस ऋग्वेदा की हम बात कर रहे हैं वो ऋग्वेदा एक बुक के फॉर्म में नहीं थी ओरिजिनली व्हाट वी सी दैट दिस ऋग्वेदा वाज इट वाज मोर प्रेजेंट इन ओरल फॉर्म। इसको सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। जैसे जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, दे यूज्ड टू सिंग द हाइम्स ऑफ द
वेदास, ऋग्वेदा। और जब वो गाते थे ऋग्वेदा के हाइम्स को, फिर उसको एक्सप्लेन करते थे, तो इस तरह से वो ट्रांसमिट होता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हम क्या करते हैं, हम बुक्स को पढ़ते हैं, है ना, तब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बट यहाँ जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, बहुत एंशिएंट टाइम है ना, 1500 BC की बात कर रहे हैं। उस समय तो बुक्स वगैरह होते ही नहीं थे, पेपर कोई जानता ही नहीं था, है ना। तो क्या करेंगे लोग, कैसे होता था वहाँ पर उस समय, क्या होता था कि लोग एक दूसरे को गा गा करके सुनाते थे, उसके हाइम्स को गा रहे हैं, आपस में उसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। तो इस तरह से वो एक जनरेशन का जो नॉलेज था ऋग्वेदा का, वो दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होता था, फिर वो दूसरा जनरेशन उसी तरह से उसको आगे के जनरेशन में ट्रांसमिट करता था। इट वॉज द वे हाउ दिस नॉलेज ऑफ ऋग्वेदा वॉज फैल रहा था, है ना, जनरेशन टू जनरेशन वो कैसे आ रहा था। और शुरू से ये इसी फॉर्म में था, लेकिन इसको लिखा गया बाद में, जैसे कि जो ओरिजिनल ऋग्वेदा के पार्ट्स हैं वो कैसे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में है। जो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ा था ना, जब फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन, फर्स्ट चैप्टर, इन दैट चैप्टर वी हैव सीन कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे जिसमें कि हाथ से लोग सॉफ्ट सरफेस पे, जैसे पाम लीफ पे या पेड़ के बार्क पे लोग हाथों से लिखा करते थे। पीपल यूज्ड टू राइट विद देयर हैंड्स, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसी तरीके से ऋग्वेदा लिखा गया। जो हम कह रहे हैं कि सेजेस जो थे वो लिखते थे ऋग्वेदा, तो कहाँ लिखते थे ऋग्वेदा, उसी मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही उन्होंने तैयार किया था। और उसके बाद वो सुन करके और बोल करके वो आगे बढ़ा, लेकिन उसका ओरिजिनल रिटन फॉर्म अवेलेबल था और इसको एक बुक का फॉर्म दिया गया। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। पहली बार जब कंपोज किया गया उसके कई 100 साल के बाद इसको प्रिंट किया गया, लिखा गया, ठीक है, लिखा गया कई 100 सालों के बाद, और उसके बाद प्रिंट भी किया गया। प्रिंट तो अभी समझ लीजिए करीब करीब 200 ईयर्स अगो की बात है कि जब पहली बार ऋग्वेदा को प्रिंट किया गया। तो ओरिजिनली ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल थी, ठीक है। उसको कैसे वो फैल रहा था, हाउ पीपल वर गेटिंग टू नो अबाउट द कंटेंट ऑफ द ऋग्वेदा थ्रू दिस, एक दूसरे की सुन करके, है ना, ग्रुप में बैठे हैं, हाइम्स गा रहे हैं, हमने अपने फादर से सुना, अपनी मदर से सुना, फिर हम उसको आगे के जनरेशन को बता रहे, इस तरह से हो रहा था। और बहुत साल जब बीत गए उसके कंपोज होने के, बहुत सालों बाद इसको पहली बार रिटन डाउन किया गया प्रॉपर वे में, और इसको प्रिंट भी किया गया आज से करीब करीब 200 ईयर्स अगो। ओके, तो ये हमारा हुआ ऋग्वेदा के बारे में। आपने आपको एक आइडिया मिल गया क्या है ऋग्वेदा, कैसे लिखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या उनसे हमको जानकारी मिलती है, हाउ द नॉलेज फ्रॉम द ऋग्वेदा इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। How historians study द ऋग्वेदा। ओके, कैसे हिस्टोरियंस जो हैं वो ऋग्वेदा पढ़ते हैं। तो हिस्टोरियंस का तो यही काम है ना, they have this function to know about the past and they are always in search of sources कि कैसे पता लगाया जाए पास्ट के बारे में। तो इसलिए उनके लिए तो बुक्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स बनते हैं पास्ट के बारे में जानने का, क्योंकि बुक्स से उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं रिगार्डिंग द पास्ट लाइफ,
है ना। तो ऋग्वेदा भी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बना हिस्टोरियंस के लिए एंशिएंट टाइम के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और जब हम इनके हाइम्स को देखते हैं जो ऋग्वेदा में लिखे गए हैं, तो व्हाट वी सी दैट दीज हाइम्स आर इन द फॉर्म ऑफ दैट डायलॉग्स, ठीक है। वो डायलॉग्स के फॉर्म में है, जैसे कि दो जने या मोर देन टू पीपल, देयर मे बी मोर देन वन पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर डायलॉग ना, तो देयर कैन बी टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन्स, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड द होल हाइम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ठीक है। और इस तरह का एक डायलॉग का एक्सर्प्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इन द बुक। वी हैव that excerpts of the dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers. The name of the rivers is Byas and Satluj. We are knowing these rivers, Byas and Satluj. These are the tributaries of Indus. When in the previous chapter we discussed about this Indus Valley civilization, I told you na that civilization developed on the bank of the river Indus, and the river Indus has 5 tributaries: Ravi, Satluj, Jhelum, Chenab and Byas. These were the 5 tributaries, okay. And now what we see that in this hymn of Rig Veda, there is a dialogue between the sage named Vishwamitra, and 2 rivers are there. The name of the rivers are Byas and Satluj. They are these rivers are worshipped as goddesses. Rivers are देखो हमारे जो एंशिएंट टाइम है ना उसमें, और आज भी इवन टुडे इन हिंदुइज्म इफ यू सी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उसकी वर्शिप की जाती है, नेचर वर्शिप। नदी की हम वर्शिप करते हैं, नदी को गॉडेस मानते हैं, जैसे गंगा है, आज के समय में गंगा की बहुत इम्पोर्टेंस है रिलीजियस पर्पज से। तो इन द सिमिलर वे ये सब चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई है, हमने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है। वी आर फॉलोइंग दोज प्रैक्टिसेस ओनली, है ना। इट्स नॉट समथिंग कि हमने कुछ नया स्टार्ट किया है बाय वर्शिपिंग द रिवर्स। इट्स अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस विच वी आर फॉलोइंग इन हिंदुइज्म। ये अभी भी इसलिए फॉलो किया जाता है, नेचर वर्शिप। तो जो रिवर की हम बात कर रहे हैं सतलज एंड व्यास, दे वर कंसिडर्ड, दे वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसके बीच की ये डायलॉग है। द डायलॉग इज बिटवीन विश्वामित्र एंड Vishwamitra and the second is Byas and Satluj, the rivers. Vishwamitra is the sage and Byas and Satluj are the rivers. Okay. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, और ये जो हमें मिला है, जो एक्सर्प्ट हमें मिला है जहाँ पर कि इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स वाले जो हाइम हैं जो हमें ऋग्वेदा का मिला है, वो कहाँ से मिला है? वो एक मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कैसेस पे लिखा गया है, बर्च के बाग पे, है ना, पाम लीफ पे, बर्च बार्क पे ही तो लिखे जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज रिटन ऑन बर्च बार्क एंड इट इज फाउंड इन कश्मीर, ओके। और what happened that about 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text of the Rigveda. ऋग्वेदा का जो प्रिंटेड टेक्स्ट, हमने कहा ना कि आज से 200 साल पहले ही तो प्रिंटेड टेक्स्ट निकला है, तो यही सब तो ओरिजिनल कंटेंट थे, इनको ही तो खोज के इनका ट्रांसलेशन करके देन एक बुक के फॉर्म में आया ये। तो ये हमें कश्मीर में मिलता है, था कश्मीर में, और इसको यूज़ करके ही ऋग्वेदा जो बुक की प्रिंटिंग हुई है इसके हेल्प से ही हुई है। और आज के समय में एट प्रेजेंट इट इज़ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे,
महाराष्ट्र में पुणे जो जगह है वहाँ पर एक लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या, इन तीनों के बीच में, 2 rivers and 1 sage, इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। अब विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र इज सेइंग, ओ रिवर्स कम डाउन from the mountains like 2 swift horses, like 2 shining cows that lick their calves. So Vishwamitra is asking these 2 rivers to come down from the mountain, just like horses, जैसे स्विफ्ट हॉर्सेस होते हैं ना, जिस तरह से हॉर्स मूव करते हुए आता है, उसी तरह से आप भी हॉर्स की तरह मूव करते हुए नीचे आइए। और साथ ही साथ उन साइनिंग काउस जो होते हैं, जो अपने काफ की हर समय उसको लिक करते रहते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, ऐसा होता है ना, जो काउ होते हैं वो अपने काफ्स को लिकिंग करते रहते हैं। तो उसी तरह से आप भी जैसे जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, जो नदी की जो स्ट्रीम होगी उससे क्या होगा, जो लैंड का पोर्शन है उसको वो लिक करते हुए जैसे नीचे आ रही होगी। तो ये विश्वामित्र उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जस्ट लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस, जस्ट लाइक 2 शाइनिंग काउज हु लिक देयर काउस, यू ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन। We will continue this dialogue between Vishwamitra and Vyas and Satlaj in the next class.